स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी पौधों के अंदर जल अवशोषण किस प्रकार होता है, रसारोहण किस प्रकार होता है, वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार होता है, पादपों के लिए जल क्यों आवश्यक है। आज हम इस चैप्टर में पादपों के अंदर खनिज पोषण क्यों आवश्यक होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए, अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, अपनी जनन क्रिया को सही रखने के लिए पोषण करते हैं। पोषण सभी जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कोई भी जीव हो, पादप हो, जंतु हो, सूक्ष्म जीव हो, सभी जीव अपनी उपापचयी क्रियाओं को बनाए रखने के लिए पोषण करते हैं और पोषण से जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। आज इस चैप्टर में हम पादपों में जो खनिज पोषण है, खनिज पोषण जो कि अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा प्राप्त होते हैं, वो पौधों के लिए क्यों आवश्यक है, कौन कौन से खनिज तत्व हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, यदि उन खनिज पोषक तत्वों की कमी रह जाती है तो पौधे वृद्धि क्यों नहीं कर पाते हैं, पौधों पर उनका प्रभाव क्या पड़ेगा, इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर के द्वारा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सभी जीव, कोई भी जीव हो, सभी जीवों को पोषण प्राप्त करने के लिए भोजन करना पड़ता है और जो पोषण होता है उससे सभी जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे जीव अपनी उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। सभी जीव अपनी कायिक वृद्धि का मतलब अपने शरीर की वृद्धि, अपने शरीर की वृद्धि करने के लिए, अपनी उपापचयी क्रियाओं को बनाए रखने के लिए, अपनी जनन क्रिया को बनाए रखने के लिए सभी जीव पोषण करते हैं। पोषण के आधार पर पौधों को दो भागों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर सभी पौधों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पौधे होते हैं पोषण के रूप में दो प्रकार के पदार्थ ग्रहण करते हैं, कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक पदार्थ। सभी पौधे पोषण के रूप में बाहरी स्रोतों से कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। उसी क्रिया को पोषण कहते हैं। उसी क्रिया को पोषण कहते हैं। पौधे अपने शरीर की वृद्धि के लिए, अपनी कायिक वृद्धि के लिए, अपनी जनन क्रिया के लिए कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को बाहरी स्रोतों से ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को बाहरी स्रोतों से ग्रहण करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, पौधों को दो भागों में बांटा गया है। पहले है जो सभी जीव पोषण के आधार पर दो भागों में ही है। पहले है परपोषित, वे जीव
या बाहरी स्रोतों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन जीवों को परपोषित कहते हैं। उन जीवों को परपोषित कहते हैं। जैसे कि सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है, ये सब जीव बाहरी स्रोतों से पोषण को ग्रहण करते हैं। जैसे कि अम्बरवेल है, परजीवी जीव है। दूसरे हैं स्वपोषित। स्वपोषित वे जीव जो कार्बनिक पदार्थों का तो स्वयं के अंदर ही निर्माण करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का स्वयं में ही निर्माण करते हैं तथा अकार्बनिक पदार्थों को बाहरी स्रोतों से ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वपोषित कहते हैं। स्वपोषित जैसे कि हरे पौधे, स्वपोषित जैसे हरे पादप। हरे पादप कार्बनिक पदार्थों का स्वयं में ही निर्माण कर लेते हैं और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो खनिज तत्व होते हैं, उन्हें बाहरी स्रोतों से ग्रहण करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा अपना भोजन जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका निर्माण स्वयं के अंदर ही करते हैं। हरे पादप जैसे कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर CO2 को वातावरण से ग्रहण करते हैं, खनिज लवण और जल को मृदा से ग्रहण कर लेते हैं और प्रकाश की उपस्थिति में और पौधों के क्लोरोफिल वर्णक में एक क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। क्लोरोफिल के अंदर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से पौधे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, उसका निर्माण स्वयं के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा कर लेते हैं। और जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको पौधे अधिकतर मृदा में से ग्रहण करते हैं। कुछ खनिज पोषक तत्वों को पौधे वायु में से, कुछ को जल में से भी ग्रहण करते हैं और इस प्रकार से पौधे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं में करते हैं और अकार्बनिक पदार्थों को बाहरी स्रोतों से ग्रहण करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। सभी जीव अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, अपनी कायिक वृद्धि करने के लिए, जनन क्रिया को पूरा करने के लिए कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। उस क्रिया को पोषण कहते हैं। सभी जीव अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, अपने शरीर की कायिक वृद्धि करने के लिए, अपनी जनन क्रिया को पूरा करने के लिए कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। उस क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया। पहले हैं परपोषित, दूसरे हैं स्वपोषित। परपोषित वे जीव जो अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, अपने शरीर की वृद्धि के लिए कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों पदार्थों को बाहरी स्रोतों से ग्रहण करते हैं। परपोषित कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को बाहरी स्रोतों से ग्रहण करते हैं, उन्हें परपोषित कहते हैं। स्वपोषित वे जीव जो अपना जीवन चक्र
पूरा करने के लिए, अपने शरीर की वृद्धि के लिए, अपनी जनन क्रिया को पूरा करने के लिए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं में करते हैं तथा अकार्बनिक पदार्थों को बाहरी स्रोतों से ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वपोषित कहते हैं। परपोषित वे जीव हैं जो कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक पदार्थ दोनों प्रकार के पदार्थों को बाहरी स्रोतों से ग्रहण करते हैं, उन्हें परपोषित कहते हैं। और स्वपोषित कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं में करते हैं और अकार्बनिक पदार्थों को बाहरी स्रोतों से ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वपोषित कहते हैं। स्वपोषित जैसे कि हरे पादप प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा स्वयं के अंदर ही कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं और अकार्बनिक पदार्थों को बाहरी स्रोतों से ग्रहण करते हैं। पोषण सभी जीवों के लिए एक आवश्यक है और पोषण के अंदर पौधे कार्बनिक जो स्वपोषित होते हैं वो स्वयं में ही कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं और अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं के अंदर नहीं कर पाते हैं। अकार्बनिक पदार्थों को जो पौधे होते हैं वो बाहरी स्रोतों से ग्रहण करते हैं। जो ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं मुख्य रूप से खनिज तत्व होते हैं। खनिज तत्व अकार्बनिक पदार्थ मुख्य रूप से खनिज तत्व होते हैं। पौधों में जो खनिज तत्व हैं उनकी जो उपयोगिता है, उनकी जो अनिवार्यता है, उसका सबसे पहले जो प्रमाण है 1804 में डी सोसर ने दिया था। पौधों के अंदर खनिज तत्वों की जो अनिवार्यता है उसका सबसे पहला प्रमाण 1804 में डी सोसर ने दिया था तथा 1860 में वॉन सैक्सन इसने पौधों के अंदर जो खनिज तत्व हैं उनकी उपयोगिता को सिद्ध किया था। अकार्बनिक पदार्थों के रूप में जो हरे पादप होते हैं मुख्य रूप से खनिज तत्वों को ग्रहण करते हैं। पौधों के अंदर जो खनिज तत्वों की उपयोगिता है, अनिवार्यता है, उसका सबसे पहले जो प्रमाण है 1804 में डी सोसर ने दिया था तथा फिर 1860 के अंदर जो वॉन सैक्स है उसने पौधों के अंदर खनिज तत्वों की उपयोगिता को सिद्ध किया था। भाई पौधों के अंदर खनिज तत्व उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम अध्ययन करते हैं कि पौधों के अंदर जो अनिवार्य खनिज तत्व होते हैं इनकी उपयोगिता क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है पौधों की खनिज पोषकों की आवश्यकताओं की अध्ययन की विधियां हम 1804 में डी सोसर ने पौधों के अंदर जो खनिज तत्व की अनिवार्यता है उसका सबसे पहले प्रमाण दिया। फिर 1860 के अंदर वॉन सैक्स ने पौधों के अंदर उपयोगिता को सिद्ध किया। अब हम ये देखते हैं कि पौधों के अंदर जो खनिज पोषक तत्व होते हैं वो पौधों के लिए क्यों आवश्यक होते हैं, पौधों के अंदर उनकी उपस्थिति
क्या होती है? तो पौधों के अंदर खनिज तत्वों की जो आवश्यकता है क्यों होती है, तो सबसे पहले उसकी अध्ययन करते हैं कि पौधों के अंदर कौन कौन से तो तत्व होते हैं। तो पौधों में पोषक तत्वों की जो अध्ययन करने की विधियां हैं उसमें सबसे पहली विधि है पादप भस्म विश्लेषण। पादप भस्म विश्लेषण। पादप जो भस्म विश्लेषण विधि है इसके अंदर सबसे पहले हम एक ताजा पौधा लेते हैं। ताजा पौधा लेते हैं। ताजे पौधे को हम 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं ओवन में। ओवन जो पौधों को गर्म करने की भट्टियां हैं, एक तरह से ओवन अधिकतर भट्टियां होती हैं। तो हमें 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर ताजा जो पौधा लेते हैं उसको गर्म करते हैं और कम से कम ताजा पौधे को हम 1 से 2 दिनों के लिए गर्म करते हैं। जैसे ही हमें ताजा पौधे को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर ओवन के अंदर 1 से 2 दिनों तक गर्म करते हैं तो जो ताजा पौधा होता है उसका संपूर्ण निर्जलीकरण हो जाता है। ताजा पौधे के अंदर जो जलीय मात्रा होती है, जलीय जो पदार्थ होता है, जो जल की मात्रा है वो संपूर्ण वाष्पीकृत हो जाती है और जो पौधा होता है वो संपूर्ण निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण होने के बाद में जो पौधा रहता है, निर्जलीकरण जो पौधा होता है उसे शुष्क पादप कहते हैं, शुष्क भार कहते हैं या शुष्क पादप कहते हैं। अब ये शुष्क पौधा होता है, निर्जलीकरण जो पौधा होता है जो शुष्क भार कहलाता है या शुष्क पादप होता है, इसके अंदर दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। इसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थों के रूप में जैसे कि सेल्यूलोज है, लिग्निन है, पेक्टिन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये पौधों के अंदर कार्बनिक पदार्थों के रूप में रहते हैं। और अकार्बनिक पदार्थों के रूप में पौधों के अंदर जो खनिज तत्व हैं उनकी मात्रा होती है। हम इस विधि के द्वारा पौधों के अंदर यह अध्ययन कर रहे हैं कि पौधों के अंदर खनिज पोषक तत्व होते हैं या नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमने ताजा पौधा लिया। ताजा पौधे को हमने 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर ओवन के अंदर 1 से 2 दिनों तक गर्म किया, जिससे जो ताजा पौधा होता है उसका संपूर्ण निर्जलीकरण हो जाता है। जो निर्जलीकृत पौधा होता है जिसका संपूर्ण वाष्पीकरण हो गया, जल का पूरा जल निकल जाता है, जल की मात्रा कुछ भी शेष नहीं रहती है। तो जो निर्जलीकृत पौधा होता है उसको शुष्क पादप या शुष्क भार कहते हैं। अब इस शुष्क पादप के अंदर कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक पदार्थ दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों के रूप में मुख्य रूप से पौधों के जो शुष्क पौधा होता है उसके अंदर लिग्निन, सेल्यूलोज, पेक्टिन, कार्बोहाइड्रेट इस तरह के पदार्थ शेष रहते हैं और अकार्बनिक पदार्थों के रूप में खनिज तत्व शेष रहते हैं। अब ये निर्जलीकृत पौधा होता है, इसे हम 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं, जिससे जो ये शुष्क पादप होता है यह संपूर्ण जल जाएगा, इसकी भस्म बन जाएगी।
तो जो भस्म बनेगी उस भस्म को पादप भस्म कहते हैं, पादप भस्म कहते हैं। अब इस शुष्क पादप को हमें 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर गर्म करेंगे, जिससे शुष्क जो पादप है संपूर्ण रूप से जल जाएगा और जो भस्म बनेगी उसे पादप भस्म कहेंगे। अब जो पादप भस्म बची, जब हम इसे 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर गर्म करते हैं शुष्क पादप को, तो इसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ थे, सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, ये वाष्पीकृत हो जाते हैं। ये वाष्पीकृत होकर के कार्बनिक पदार्थ वाष्पीकृत होकर के CO2, H2, CH4 गैसों के रूप में निकल जाते हैं। और जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, वो वाष्पीकृत नहीं होते हैं। अब पौधों के अंदर पादप भस्म के अंदर केवल अकार्बनिक पदार्थ ही शेष रहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ ही शेष रहते हैं। तो इस प्रकार से पादप भस्म के अंदर हमें ये पता चलता है कि पौधों के अंदर अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। अब ये पादप भस्म विश्लेषण विधि होती है, यह विधि केवल ये ही सिद्ध करती है कि पौधों के अंदर कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनका पौधों के अंदर क्या उपयोग है, यह विधि सिद्ध नहीं करती है। पादप भस्म विश्लेषण विधि के अंदर सबसे पहले हम एक ताजा पौधा लेते हैं, उस ताजा पौधे को हम 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर ओवन के अंदर 1 से 2 दिनों तक गर्म करते हैं, जिससे संपूर्ण पादप का निर्जलीकरण हो जाता है। ताजा पौधे में जितने भी जल की मात्रा है वो वाष्पीकृत हो जाती है, तो जिससे कि जो निर्जलीकृत पौधा होता है उस पौधे को शुष्क पादप कहते हैं। अब ये शुष्क पादप होता है, इसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिग्निन, सेल्यूलोज, पेक्टिन आदि पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थों के रूप में खनिज, पोषक तत्व होते हैं। अब ये शुष्क पादप जिसके अंदर कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ हैं, तो इस शुष्क पादप को हम 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर गर्म करते हैं, जिससे पादप की भस्म बनती है, जिसे पादप भस्म कहते हैं। अब जब पादप भस्म बनती है उस समय जब हम इसे 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर गर्म करते हैं, तो उस समय जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, CO2 है, H2 है, O2 है, मीथेन गैस है, CH4, इन गैसों के रूप में वाष्पीकृत हो जाते हैं कार्बनिक पदार्थ, और जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं पादप भस्म में वो ही शेष रहते हैं। अकार्बनिक पदार्थ ही पादप भस्म में शेष रहते हैं। तो यह विधि यह सिद्ध करती है कि पौधों के अंदर अकार्बनिक पदार्थ जो खनिज तत्व हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, ये पाए जाते हैं। यह इस बात को सिद्ध नहीं करती है कि खनिज तत्व पौधों के लिए क्यों उपयोगी हैं, पौधों के लिए उनकी अनिवार्यता क्यों जरूरी है, इस बात को यह विधि सिद्ध नहीं करती है। इस विधि के द्वारा हम पौधों के अंदर केवल अकार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति को देख सकते हैं। खनिज जो तत्व होते हैं, जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, मुख्य रूप से वो सभी जीवों के अंदर पाए जाते हैं, सभी जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार से हम पादप भस्म विश्लेषण विधि द्वारा पौधों के अंदर जो खनिज तत्व हैं उनकी उपस्थिति को देख सकते हैं। अब दूसरी विधि है बालू संवर्धन विधि। बालू संवर्धन विधि, उससे पहले एक बार फिर इस विधि को देख लेते हैं। पादप भस्म विश्लेषण विधि
विधि में हम एक ताजा पौधा लेते हैं, उस ताजे पौधे को हम 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ओवन में 1 से 2 दिनों तक गर्म करते हैं, जिससे संपूर्ण पादप में जो जल की मात्रा होती है वाष्पीकृत हो जाती है, संपूर्ण पादप का निर्जलीकरण हो जाता है। जो निर्जलीकृत पौधा होता है उसे शुष्क पादप कहते हैं। शुष्क पादप के अंदर कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों के रूप में सेल्यूलोज है, पेक्टिन है, लिग्निन है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थों के रूप में खनिज तत्व। शुष्क पादप के अंदर कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ हैं। जब शुष्क पादप को हम 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर गर्म करते हैं तो इसमें से जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो वाष्पीकृत होकर के निकल जाते हैं, CO2, H2, CH4 मीथेन गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। केवल अकार्बनिक पदार्थ ही शेष रहते हैं पादप भस्म के अंदर। यह विधि केवल पौधों के अंदर अकार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति को बताती है। अकार्बनिक पदार्थों की उपयोगिता क्या है, यह विधि इस बात को सिद्ध नहीं करती है। दूसरी विधि है बालू संवर्ध विधि। बालू संवर्ध विधि यानी कि हमें रेत के अंदर पौधों को अलग अलग खनिज तत्वों की उपस्थिति में उनको उगाते हैं। तो किस तत्व की कमी से क्या होता है, तो पौधों के लिए जो अनिवार्य है खनिज तत्व क्यों अनिवार्य होते हैं, पौधों के अंदर जो खनिज तत्वों की कमी क्या होती है, उसको हम दूसरी विधि के द्वारा समझ सकते हैं। दूसरी विधि है बालू संवर्ध विधि। बालू संवर्ध जो विधि होती है इसके द्वारा हम पौधों के अंदर खनिज तत्वों की उपयोगिता को सिद्ध कर सकते हैं। इस विधि में हम सबसे पहले बालू लेते हैं। सबसे पहले बालू लेते हैं या रेत लेते हैं, बालू या रेत लेते हैं। इस बालू या रेत को हम हमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोते हैं। HCl से बालू को धो लेते हैं। फिर जिससे जो बालू होती है या रेत होती है यह निर्जलीकृत हो जाती है, निर्जलीकृत हो जाती है, निर्जलीकृत मृदा या बालू। जैसे हम बालू को HCl से धोते हैं तो यह निर्जलीकृत हो जाती है। निर्जलीकृत का अर्थ होता है कि बालू के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, और यदि बालू के अंदर पहले से कोई खनिज तत्व है तो वो HCl अम्ल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके हट जाते हैं और बालू निर्जलीकृत हो जाती है। जो निर्जलीकृत बालू होती है हम इसे फिर जल से धोते हैं। जल से धोकर धूप में सुखाते हैं। इस मृदा को धूप में सुखाते हैं, निर्जलीकृत मृदा को। फिर हमने निर्जलीकृत मृदा को जल में धोया और धूप में सुखाया। अब इस निर्जलीकृत मृदा के अंदर कोई भी कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ नहीं होता है। अब इस मृदा के अंदर कार्बनिक तथा अकार्बनिक, कार्बनिक तथा अकार्बनिक कोई भी पदार्थ
कोई भी पदार्थ नहीं रहता है। इस निर्जमीकृत मृदा के अंदर हमें अब कुछ पौधे ऐसे उगाते हैं जिनको हम सभी खनिज पोषक तत्व देते हैं, सभी खनिज पोषक देते हैं। तो उस तरह के जो पौधे होते हैं उन्हें संपूर्ण पादप कहते हैं। अब पौधों के अंदर हम खनिज तत्वों की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कुछ पौधों को हमें खनिज तत्वों की न्यूनता में उगाते हैं, खनिज तत्वों की न्यूनता में उगाते हैं। तो जो खनिज तत्वों की न्यूनता में उगाते हैं उन पौधों को हम अपूर्ण पौधे कहते हैं, अपूर्ण पौधे कहते हैं। और जिन्हें हम सभी तत्वों की उपस्थिति में उगाते हैं जिन पौधों को, उन पौधों को संपूर्ण पौधे कहते हैं। अब इस बात को हम समझते हैं दूसरे तरीके से। भाई किस तरीके से? अब जैसे कि हमने निर्जलीकृत मृदा ली, हमने जैसे कि 5 बीकर लिए, हमने 5 बीकर लिए। इन 5 बीकर के अंदर हमने निर्जलीकृत मृदा भर दी। इन 5 बीकर में हमने निर्जलीकृत मृदा भर दी। तो इस निर्जलीकृत मृदा के अंदर ना कोई कार्बनिक पदार्थ है और ना कोई अकार्बनिक पदार्थ है, कुछ भी नहीं है। हमने जो पहला बीकर लिया इसके अंदर पौधा लगाया, इस पौधे को हमने सभी खनिज तत्व दिए। इस मृदा के अंदर हमने सभी खनिज तत्व डाल दिए। पहले बीकर में हमने निर्जलीकृत मृदा के अंदर सभी खनिज तत्वों को ढाल दिया। तो जो ये पौधा है जिसको हमने सभी खनिज तत्व दिए, ये पौधा सही प्रकार से वृद्धि करता है। तो इस पौधे को हम संपूर्ण पादप कहेंगे, संपूर्ण पौधा कहेंगे। हमने दूसरे बीकर के अंदर पौधा बोया। इस वैसे मुख्य रूप से पौधों को 17 खनिज तत्व चाहिए। पौधों के लिए अनिवार्य जो खनिज तत्व है उनकी संख्या 17 है। इन सब के बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कि कौन कौन से खनिज तत्व पौधों के लिए आवश्यक हैं। हमने दूसरे बीकर के अंदर पौधों के लिए जो आवश्यक तत्व है, आयरन है, नाइट्रोजन है, ये नहीं डाली कि अनुपस्थिति। दूसरे बीकर में हमने कुछ खनिज तत्व डाल दिए और आयरन और नाइट्रोजन हमने इस मृदा के अंदर नहीं डाला। तो इस पौधे के अंदर यदि कुछ न्यूनता के लक्षण उत्पन्न होंगे, कुछ कमी रह जाएगी, तो वो इन 2 तत्वों के कारण रहेगी। तीसरे बीकर के अंदर हमने मैग्नीज नहीं डाला। चौथे बीकर के अंदर हमने जिंक नहीं डाला, जिंक की अनुपस्थिति। और 5वें बीकर के अंदर हमने जो पौधा लगाया उसके अंदर कॉपर नहीं डाला, कॉपर की अनुपस्थिति। हमने 5 बीकर लिए और 5 बीकर के अंदर हमने समान प्रकार के पादप लगाए।
तो जो पहले बीकर में जो पौधा है वो सही प्रकार से वृद्धि करता है। तो इस पादप को, जिसके अंदर हमने सभी खनिज तत्व दिए, उसे संपूर्ण पादप कहते हैं। दूसरे बीकर के अंदर हमने आयरन और नाइट्रोजन नहीं डाला मृदा के अंदर, जिससे कि आयरन और नाइट्रोजन की कमी के लक्षण इस पौधे के अंदर दिखेंगे। तीसरे बीकर में हमने मैग्नीज नहीं डाला, तो मैग्नीज की कमी के लक्षण दिखेंगे। चौथे बीकर में हमने जिंक नहीं डाला, तो जिंक की कमी के लक्षण दिखेंगे। पांचवें बीकर के अंदर हमने कॉपर नहीं डाला, तो कॉपर की कमी के लक्षण इन पौधों में दिखेंगे। तो इस तरह के जो पौधे हैं जिनके अंदर हमने खनिज तत्वों की मात्रा नहीं डाली, कुछ खनिज तत्वों की, तो ऐसे पौधों को अपूर्ण पौधे कहते हैं। और इस विधि के द्वारा, जैसे कि हमने पहले बीकर के अंदर सभी खनिज तत्व डाले, तो इसके अंदर पौधा सही प्रकार से वृद्धि कर रहा है। अब हमें यह पता करना है कि भाई आयरन की कमी से पौधों के अंदर क्या लक्षण होंगे। आयरन की कमी से पौधों के अंदर क्या लक्षण होंगे, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम दूसरे बीकर के अंदर जैसे सभी पोषक तत्व डाल दिए और आयरन नहीं डाला, तो दोनों पौधों की जब तुलना करेंगे, इस पौधे के अंदर जो कमी रह गई वो कमी आयरन की है। तो इस तरह से बालू जो संवर्ध विधि है, इसके द्वारा पौधों के अंदर हमें खनिज तत्वों की उपयोगिता, खनिज तत्वों की जो कमी के लक्षण हैं कौन कौन से होते हैं, उन सबका हम अध्ययन कर सकते हैं। बालू जो संवर्ध विधि है, पौधों के अंदर खनिज तत्वों की जो उपयोगिता होती है उसको सिद्ध करती है। पौधों के अंदर खनिज तत्वों की कमी के क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, उस बात को भी सिद्ध करती है। और इस विधि के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि पौधों के अंदर किस तत्व से क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसकी न्यूनता के लक्षण क्या है। इन सभी चीजों का अध्ययन हम बालू संवर्ध विधि के द्वारा कर सकते हैं। बालू संवर्ध विधि के अंदर सबसे पहले हम बालू या रेत लेते हैं। इस बालू या रेत को हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, HCl होता है, इससे धोते हैं, जिससे जो बालू होती है निर्जमीकृत हो जाती है। निर्जमीकृत मृदा को हम जल में धोकर धूप में सुखाते हैं। निर्जमीकृत मृदा को हमें जल में धोकर धूप में सुखा लेते हैं, जिससे निर्जमीकृत मृदा के अंदर ना कोई कार्बनिक पदार्थ होता है, ना कोई अकार्बनिक पदार्थ होता है। अब निर्जमीकृत मृदा के अंदर हम कुछ पौधे ऐसे लगाते हैं जिनमें सभी खनिज तत्व हैं मृदा के अंदर। निर्जमीकृत मृदा के अंदर हम सभी खनिज तत्व डाल देते हैं, उसमें कुछ पौधे लगा देते हैं। तो जब उन पौधों को सभी प्रकार के खनिज तत्व मिलेंगे तो वो पौधे क्या होंगे, सही प्रकार से वृद्धि करेंगे। तो ऐसे पौधों को हम संपूर्ण पादप कहेंगे। और कुछ पौधों को हम कुछ तत्वों की कमी की उपस्थिति में लगाएंगे, तो ऐसे पौधों को अपूर्ण पौधे कहेंगे। इन पौधों के अंदर हमने जिन तत्वों की कमी रखी, उन तत्वों के लक्षण उत्पन्न होने लग जाएंगे। उन तत्वों की जो कमी है, उनकी जो विशेषताएं हैं, वो सब प्रदर्शित होने लग जाएंगी। तो इस तरह से इस विधि के अंदर हम पौधों के अंदर खनिज तत्वों की क्या उपयोगिता है, खनिज तत्वों की कमी के क्या लक्षण हैं, उन सब का अध्ययन हम बालू संवर्ध विधि के द्वारा कर सकते हैं। बालू जो संवर्ध विधि होती है, इस विधि के अंदर जो हम बालू लेते हैं या रेत लेते हैं, तो इसमें कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस विधि के अंदर कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसलिए आजकल हमें बालू के स्थान पर, इस विधि
के अंदर कवार्ट्ज है, प्लास्टिक चिप्स है, वर्मिकुलाइट जो कि कृत्रिम मृदा होती है उनका उपयोग करते हैं। आजकल बालू संवर्ध विधि के अंदर जो मृदा होती है उसके स्थान पर जैसे कि कवार्ट्ज, प्लास्टिक चिप्स, वर्मिकुलाइट मृदा, वर्मिकुलाइट कृत्रिम मृदा होती है, कृत्रिम मृदा का उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे अधिक जो वर्मिकुलाइट है यानी कि जो कृत्रिम मृदा है उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये वर्मिकुलाइट जो मृदा होती है, कृत्रिम मृदा होती है, इसके कुछ गुण होते हैं, इसके कुछ गुण या कुछ विशेषताएं होती हैं, इसलिए वर्मिकुलाइट का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। वर्मिकुलाइट के क्या गुण होते हैं जिसके कारण हम इसका सबसे अधिक उपयोग करते हैं? सबसे पहले उन गुणों को देखते हैं, वो कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहला गुण है कि जो वर्मिकुलाइट है एक तरह से प्रकृति में पाया जाने वाला प्राकृतिक पदार्थ है, एक तरह से खनिज पदार्थ है, प्राकृतिक खनिज पदार्थ। वर्मिकुलाइट प्रकृति में पाया जाने वाला एक तरह से प्राकृतिक खनिज पदार्थ है। दूसरा है कि वर्मिकुलाइट जो मृदा होती है यह हल्का होता है, यह जो पदार्थ होता है वर्मिकुलाइट यह हल्का होता है। तीसरा है कि यह अक्रिय होता है, जब हम इस वर्मिकुलाइट मृदा के अंदर कोई खनिज तत्व डालते हैं तो उनसे यह क्रिया नहीं करता है, यह अक्रिय होता है। रासायनिक रूप से वर्मिकुलाइट अक्रियाशील होता है। इसमें जो जल अवशोषण की क्षमता होती है वह अधिक होती है, जल अवशोषण की क्षमता इसमें अधिक होती है। पांचवा है कि यह अधिक ऊष्मारोधी होता है, यह अधिक ऊष्मारोधी होता है। इसलिए वर्मिकुलाइट जो कृत्रिम मृदा होती है उसका सबसे अधिक जो उपयोग है बालू संवर्ध विधि में किया जाता है। वर्मिकुलाइट प्राकृतिक रूप से प्रकृति में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक खनिज पदार्थ है, यह हल्का होता है, यह रासायनिक रूप से अक्रिय होता है, इसमें जल अवशोषण की जो क्षमता होती है, जल धारण की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है और यह अधिक ऊष्मारोधी होता है, इसलिए वर्मिकुलाइट का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। वर्मिकुलाइट जो कृत्रिम मृदा होती है इसमें जो पौधे उगाने की विधि होती है, इसमें जो पौधे उगाने की विधि होती है, वर्मिकुलाइट मृदा में पौधे उगाने की क्रिया को वर्मिकुलोपोनिक्स कहते हैं। वर्मिकुलाइट में पौधे उगाने की क्रिया को वर्मिकुलोपोनिक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी दूसरी विधि संपूर्ण है। पहली जो विधि थी पादप भस्म विश्लेषण विधि, वो विधि यह सिद्ध करती है कि पौधों के अंदर, पहली विधि की बात कर रहे हैं हम, जब इससे पहले देखा था, पहली विधि के अनुसार पौधों के अंदर हम खनिज तत्वों को देख सकते हैं
उनकी उपस्थिति को देख सकते हैं, लेकिन पहली विधि के द्वारा हम यह सिद्ध नहीं कर सकते कि किस तत्व की कमी से पौधों के अंदर क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। लेकिन अब ये दूसरी विधि होती है बालूसंवर्ध विधि, इसके द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि पौधों के अंदर किस तत्व से कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, किस तत्व की कमी से क्या लक्षण, क्या न्यूनता के लक्षण उत्पन्न होंगे। इस विधि के द्वारा हम पौधों के अंदर खनिज तत्वों की जो अनिवार्यता है, उनकी जो उपयोगिता है, उसको सिद्ध कर सकते हैं। सभी जीवों के लिए जो खनिज तत्व होते हैं वो आवश्यक होते हैं। सभी जो खनिज होते हैं वो शरीर के अंदर अलग अलग कार्य करते हैं, इसलिए हम इस विधि के द्वारा अलग अलग जो खनिज होते हैं उनकी उपयोगिता को ज्ञात कर सकते हैं।